जी जी, मैं आपको अल्लाह अभी अपनी मैं अपने फोटो नहीं देख पा रहा, ठहरिए 1 मिनट। लाइव हो सर चुके वो हैं। शुरू हो सारे लाइव हो चुके हैं, आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैं इंट्रो कराती हूँ इतनी देर में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री तो अकाल एंड सर गुड को नीचे इवनिंग। कर मैं दीजिए हूँ ना। आरजू काजमी और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं शकील चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर कि आपने भी ज्वाइन किया है। और सबसे पहले शकील साहब जरा अपना जो कैमरा वगैरह उसे सेट कर लें, इतनी देर में मैं डॉक्टर साहब से आपसे ही शुरू कर लेती हूँ। 1 साल हो गया डॉक्टर साहब ये मार्का याक ऑपरेशन सिंदूर और इन तमाम बातों को, वो तो सिलसिला क्योंकि कल और आज में बातें की जा रही हैं तो हमने कहा चले आज हम उसी से शुरू कर लेते हैं। तो क्या देख रहे हैं आप, क्या खोया क्या पाया दोनों कंट्रीज ने, क्या हुआ? देखिए आरजू जी, सबसे पहले नमस्कार, सलाम, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम। देखिए ऐसा है आरजू जी कि गुड इवनिंग, कि ये जो है ना, सीखने वाली बात तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान सीखेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीजें ट्रांजैक्शनल नहीं है, ये सब चीजें थ्योरेटिकल है। तो आपने क्या सीखा? 1965 का वॉर हुआ, 1947 का वॉर हुआ, 1948 का वॉर हुआ, आपने नॉन स्टेट एक्टर्स बना दिए। क्या सीख रहे हैं आप? हमें क्या सीखना है? हमें तो कुछ नहीं सीखना है। हम तो आपसे ये कह रहे हैं आप टेररिज्म बंद कर दे, वॉर हमारी तरफ से कभी नहीं होगा। हमने पिछले अपने 10,000 के इतिहास में कभी नहीं किया है। बल्कि आपके तो एडमिरल साहब ये कहते हैं कि हम तो जी 17वां हमला हमने किया था उस पे, सोमनाथ पे। तो वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान कोई देश नहीं है। पाकिस्तान जो भारत के ऊपर पिछले 1,000 साल से लगातार मुसलसल, अगर आपकी भाषा में कहें तो ये जो मुसलसल, ये जो इस्लामिक आतंकवाद भारत झेल रहा है पिछले 1,000 साल से, वो उसकी कंटिन्यूटी है पाकिस्तान। तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं कि हमने क्या सीखा? सीखना आपको है आरजू जी, हम लोग को कुछ नहीं सीखना। हमें पता है पीस क्या होता है। हमें पीस ये होता है कि जियो और जीने दो। हमें पता है पीस के लिए क्या चाहिए होता है। हमारे पीस के लिए चाहिए होता है कि भाई आप भी सच हो, हम भी सच है, आपका भी सच है, हमारा भी सच है। पीस ये नहीं होता कि इनका भी हम ले लेंगे, इनको भी चेंज कर देंगे, उसको भी चेंज कर देंगे, सारी दुनिया को चेंज कर देंगे, उससे पीस आ जाएगा। ये लड़ाई का घर है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो जाएगा इससे। तो आपको सीखना है, इसमें भारत को आप ना लपेटे, और आप कभी सीखेंगे नहीं। उसका कारण एक ये है कि आपके यहाँ पे जो आर्मी है वो अपने रिसोर्सेज से ज्यादा बड़ी हो चुकी है। उसको अपनी रिलेवेंस बना के रखने के लिए इस तरीके के जो शगुफे हैं वो छोड़ती रहती है। मैं ये बात, अब उन्होंने समाज को भी वेपनाइज कर दिया है इस्लामाइजेशन के नाम पे। पूरा समाज एंटी इंडिया, एंटी हिंदू हो रखा है। तो जब तक वो समझेंगे नहीं ना कि ये सब चीजें यूरोप में हो चुकी हैं, जाके ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया पढ़ लीजिए कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया क्यों साइन किया था पूरे यूरोप ने। वेस्टफालिया एक रीजन है जर्मनी में। तो पढ़िए कि क्या हुआ था, व्हाई डिड यूरोप साइन ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। तो मेरे ख्याल से आप हमें ना सिखाएं भैया, आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सीख लें कि पीसफुल रहना है कि नहीं रहना है। आप अफगानिस्तान से लड़ाई चल रही है, आपकी क्या सीखा आपने? आपकी लड़ाई चल रही है, हमसे क्या सीखा आपने? आप जी चले गए थे हम पीस करवा देंगे अमेरिका, और उसमें आपको ट्रंप ने जरा सा फोन कर दिया, आप उछल के एकदम गोदी में बैठ गए ट्रंप साहब के। और उसके बाद क्या हुआ? अभी फिर से कल लड़ाई हो गई है होर्मुज स्ट्रेट पे, दोनों के बीच में क्या हो नहीं गया? सर, हमने ये तो नहीं कहा था कि दोबारा नहीं लड़ेंगे। हमने तो ये कहा था कि हम एक जगह पे दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं बातचीत करने के लिए। हमने ये दावा तो कभी नहीं किया कि आपस में नहीं लड़ेंगे। नहीं नहीं, हमारी ये तो तो आप तो बैक ट्रैक करें, आप तो पीस टॉक करवा रहे हैं, अल्लाह का हाँ, तो वास्ता। सर पीस टॉक का मतलब ये थोड़ी होता है कि दोनों मान भी जाएंगे। हमारी सिर्फ कोशिश थी, अब वो नहीं माने तो हम क्या कर सकते हैं? हम मासूमों के पीछे सर अब हाथ पांव धो के पड़ गए। ना 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 ना, आप लोग के पीछे पड़ने के लिए हाथ पाँव नहीं धोता। मैं सिर्फ ये वाला आंख धो लेता हूँ ताकि आंसू कम आए। हाथ पाँव धोने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात का जवाब तो शकील साहब देंगे। शकील साहब, हमने तो ये दावा कभी नहीं किया था कि हम लड़ाई दोबारा नहीं होगी। हमने तो सिर्फ कोशिश की थी कि पीस टॉक हो जाए और बातचीत हो जाए दोनों कंट्रीज, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर अटैक करी थी और उसमें खैर फर्क तो बहुत पड़ा है कि अब कम से कम उस तरह के अटैक्स नहीं चल रहे फिलहाल। लेकिन शकील साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान को सबसे पहले तो, अब मुझे यकीन है कि शकील साहब इस बात से एग्री करेंगे और मैं खुद भी करती हूँ कि जब पहलगाम का वाकया हुआ था, पाकिस्तान को एक प्रॉपर ऑफिशियली जो है वो अफसोस का मैसेज देना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि हम साथ हैं और जो प्रॉब्लम हुई है या जो अटैक हुआ है उस पर हमें बहुत अफसोस है, जो कि हमारे यहाँ से अफसोस है कि नहीं हुआ, नहीं किया गया।
और उसकी उसी का रिजल्ट है कि हमें काफी ज्यादा परेशानियां देखनी पड़ी। तो शकील साहब, कुछ एक साल में कुछ हुआ कि कुछ सीखा कंट्रीज ने कि क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से इस सिचुएशन से निकलना चाहिए? अच्छा जी, मेरे ख्याल में जिस तरह से सेलिब्रेशंस हो रही हैं इस जंग की, जो फर्स्ट एनिवर्सरी है, इंडिया का तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में तो बहुत बड़े पैमाने पे हो रही हैं, और अगर टीवी आप लगाएं तो यही खबरें आपको मिलती हैं। मैं तो फिर कोशिश करता हूं कि बीबीसी देख लूं या फिर सीएनएन देख लूं, तो हर तरफ वही होता है, मार्का हक और मार्का बुनियानुल मरसूस। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो सका कि इस ऑपरेशन का हमारी तरफ से नाम क्या था। आपको क्लियर हुआ ये आरजू? वाज इट मार्का हक या बुनियानुल मरसूस? पता नहीं सर, जिसके मुंह से जो वर्ड निकल जाए वही समझ लें। मेरे मुंह से तो बनियानुल मरसूस निकलता ही। बल्कि एक दिन तो मैं डॉक्टर कमर चीमा से, वो मुझसे शो कर रहे थे मेरे साथ, तो मैंने उनसे कई बार पूछा कि ऑपरेशन का क्या नाम है, तो वो नहीं उन्होंने लिया। अच्छा, बहरहाल मेरी अभी कमर चीमा साहब से डिस्कशन हुई थी, तो मैंने उनसे यही कहा कि देखिए, ये जो है ना, आप ये तो कह सकते हैं कि भाई हमारा इसमें हाथ नहीं है, लेकिन ये कहना कि ये एक वो है फॉल फ्लैग ऑपरेशन है, वो मेरे ख्याल में नामुनासिब है, इनसेंसिटिव है। तो आपको फील करना चाहिए कि भाई दूसरी साइड का नुकसान हुआ है। तो ये मुनासिब रवैया नहीं है कि आप ये कहते फिरें कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था। और ये आपको पता है कि जलील अब्बास जिलानी साहब ने, जो हमारे एम्बेसडर भी रह चुके हैं, फिर फॉरेन सेक्रेटरी रहे, फिर वो केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, उनका बयान फौरन आ गया था ये कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और 22 को ही उन्होंने ये बयान दे दिया था। तो अब मुझे नहीं पता कि उनके क्या सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, कैसे उनको फौरन पता चल गया। मिशाल खान का भी बयान उसी दिन इसी तरह का छपा था। तो ये मेरे ख्याल में जो है ना, इट इज़ नॉट हेल्पफुल, इट अमाउंट्स टू रबिंग सॉल्ट इनटू द वुंड्स ऑफ द अदर पार्टी। तो आपको उसको, जैसे आपने कहा, अफसोस का इजहार करना चाहिए था, कंडेम करना चाहिए था। तो वो अनफॉर्चुनेटली जो है हमारी तरफ से नहीं हुआ। तो वो कुछ लोगों को ये बात नापसंद आती है, लेकिन अगर आप देख लीजिए 23 के अखबार देख लीजिए, क्या किसी पाकिस्तानी लीडर ने इसको कंडेम किया, और फिर क्या यूएन ने इसको कंडेम किया एज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या एज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म? तो मैंने चीमा साहब से भी गुजारिश की और लोगों से भी पूछा कि क्या किसी इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने, चाइना का मीडिया भी आप उसमें शामिल कर लें, क्या किसी ने ये कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? क्या सऊदी अरब, टर्की, अजरबैजान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, किसी मीडिया ने भी कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? तो इस पे हमें सोचना चाहिए कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह के हम क्या अपनी क्रेडिबिलिटी तो नहीं अंडरमाइन कर रहे। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों को स्केल डाउन करना चाहिए, जंग को इतना सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, इतना ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। तो दोनों तरफ से नुकसानात हुए, और जैसे उसने लिखा है, अल जजीरा ने, दोनों साइड जो है वो पूरा वो डैमेज असेसमेंट नहीं दे रही कि किसको कितना नुकसान हुआ। तो जैसे पाकिस्तान जो है बार बार ये कह रहा है कि हमने इतने जहाज गिरा लिए, और इंडियन साइड जो है वो ये कह रही है कि हमने 11 एयर बेसिस को टारगेट किया, और ब्राह्मोस जो हमारा मिसाइल है उसका कोई तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं था। तो इसी तरह का तासुर, वो जो स्टोरी आपने मुझे भेजी अल जजीरा की, उसमें भी इसी तरह का तासुर था कि ब्राह्मोस ने काफ़ी नुकसान किया पाकिस्तानी एयर बेसिस का। तो जी बिल्कुल बात इसी तरह से है। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं जो लोग हमें देख रहे हैं उनको मैं ये बताती चलूं कि हमारी कोशिशों की कि वीक में 2 एक बार जो है वो शकील चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन किया करें लाइव में, और जरा सर को भी लाइव की आदत हम डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलूं, एक बार फिर मैं शकील साहब आपसे ही बात करूंगी, और फिर वही चीज या वही सवाल मेरा डॉक्टर साहब से भी होगा कि चले लड़ाई झगड़े हमारे हो गए, बरसों से हम लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी भी हम सर कोई ऐसी चीज क्यों नहीं कर पाए कि जिससे हमारे पड़ोसी हमसे नाराज ना हो। मतलब अफगानिस्तान को भी हमसे प्रॉब्लम है, भारत को भी प्रॉब्लम है, ईरान को भी हल्की फुल्की प्रॉब्लम रहती ही है। तो क्यों हम इस तरफ नहीं देख पा रहे, या हम वो कौन सी बातें जिनको हमें करना चाहिए और हम नहीं कर रहे? जी, बिल्कुल हमें अपना एक इंट्रोस्पेक्शन, एक सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी चाहिए
कि हमारे क्या सिचुएशन क्या है, हमारा जो सोशल सेक्टर है, हमारा एजुकेशन, हमारी हेल्थ केयर, हमारे बाकी जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो इतने खराब क्यों हैं, और हम जो है इतना डिफेंस पे फोकस क्यों कर रहे हैं। और मैंने पहले भी ये कोट किया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे 1953 में, मोहम्मद अली बोगरा, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि कौम को भूखों मारना पड़ा तो मैं मार दूंगा, लेकिन डिफेंस को वीक नहीं होने दूंगा। तो भाई अगर कौम भूखों मर जाएगी तो फिर आप डिफेंस किसका करेंगे? दिस वाज अ वेरी स्ट्रेंज स्टेटमेंट। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे हमें एतराज करना चाहिए, और डिफेंस में और सोशल नीड्स आपकी जो हैं, आपकी इकोनॉमिक नीड्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, बाकी चीज़ें हैं, उनमें कोई बैलेंस लाने की ज़रूरत है। तो वो अनफॉर्चुनेटली हम बैलेंस स्ट्राइक नहीं कर सके, और उस पर जो है हमारे जो थिंकिंग सेक्शंस हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि दे शुड स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। खासतौर पे हमारे वो लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, वो तो ज़्यादा फ्रीली बोल सकते हैं ना, जिनका ताल्लुक इकोनॉमिक से है, बिजनेस से है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मशवरा दें, कोई जॉइंट स्टेटमेंट इशू करें कि भाई इस तरह से चलो, डिफेंस भी ज़रूरी है लेकिन उसके साथ साथ तालीम भी ज़रूरी है, हेल्थ केयर भी ज़रूरी है, बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे अपनी तवज्जो दें। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी हैं, इसमें बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही सर, बैलेंस लाना चाहिए, और बैलेंस ही ये लोग लाते हुए नजर नहीं आते। इनका सारा का सारा फोकस जो है वो ज्यादातर डिफेंस पर ही रहता है, ना ट्रेड पर होता है, ना इकोनॉमी पे होता है, ना हेल्थ सेक्टर पे, ना एजुकेशन पे। और इसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है कि ये ऐसे क्यों कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मोदी जी तो अभी आए हैं, कुछ ही अरसा हुआ है, समझे 12 साल 13-14 साल शायद हुए होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं। और उसके साथ ही ये हो गया कि जी मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, उनकी वजह से बात नहीं हो रही, उनकी वजह से झगड़ा बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं भारत की, उनकी पाकिस्तान से तो कभी नहीं बनी। ये टेररिज्म वगैरह का तो अभी शुरू हुआ है सिलसिला कुछ अरसे पहले से, और कहा जाने लगा है कि जी टेररिज्म हो रही है या ऐसा हो रहा है। आपके ख्याल से उससे पहले जो गवर्नमेंट्स रही पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक की, तो क्यों पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई टेंशन रही? ताली दोनों हाथों से बजती है सर, कुछ ना कुछ तो आप अपनी साइट पे भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या इशू था और क्यों ऐसा रहा। ठीक है, ज्यादा इल्जाम आप हमें दे दें, लेकिन थोड़ा सा तो आप भी ले लीजिए। आरजू जी, आप टेररिज्म से क्या समझती हैं? व्हाट इज टेररिज्म? टेररिज्म कोई रीसेंट फिनोमिना नहीं है। टेररिज्म जब से भारत में मुसलमान आए हैं, वो टेरराइज ही कर रहे हैं भाई। मंदिर तोड़ दिया, स्कूलों को तोड़ दिया। टेररिज्म इज अ पॉलिसी की डर जो है वो एक बहुत बेसिक एलिमेंट है आपके बिलीफ सिस्टम का। आपने 1947 में जब कश्मीर के ऊपर हमला किया था, इर्रेगुलर फोर्सेस भेजे थे। ये तो याद होगा ना, मेजर अकबर की किताबें आप पढ़ लीजिए, द रेडर्स इन कश्मीर। उसमें उन्होंने एडमिट किया है कि हमने इर्रेगुलर फोर्सेस, तो ये इर्रेगुलर फोर्सेस टेररिज्म ही तो करते हैं ना। तो पॉइंट ये आरजू जी, पाकिस्तान की शुरुआत टेररिज्म पे हुई। ये डायरेक्ट एक्शन डे क्या था? अगर आपको आजादी चाहिए थी, पता नहीं आप किससे, अपने लोगों से आजादी मांग रहे थे, इतना ज्यादा आपको ऑब्सेशन था कि हमें एक अपना इस्लामिक देश चाहिए जो कि भीख मांग रहा है। ये दो भारत को तोड़ करके आपने दो इस्लामिक कंट्रियां बनाई, दोनों भीख मांग रही है। दैट इज द फैक्ट ऑफ द मैटर। दोनों ही जो है वो ऑब्सेस्ड है इस्लामिक आतंकवाद को लेकर के। कोई उन्होंने दुनिया को कुछ तो दिया नहीं। दोनों सरदर्द हैं विश्व के लिए कि उनको आपको चलाना पड़ता है। कभी आप यूएई से मांग रहे हो पैसे, कभी सऊदिया से मांग रहे हो। तो आरजू जी, टेररिज्म कोई 1979 का फिनोमिना नहीं है कि तालिबान के आने के बाद आपने यूज किया। आप शुरू से इर्रेगुलर फोर्सेस की मदद से भारत को टेरराइज करने का प्रयास करते रहे। उसके पहले आपने जो अपनी स्वतंत्रता संग्राम, तो आप तो लड़े नहीं। आपने भारत से आजादी लेने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल किया था, आपको याद होगा ये। तो पॉइंट ये है कि आप अगर इसको देख नहीं पा रही हैं टेररिज्म को, भारत टेररिज्म पिछले 1000 साल से फेस कर रहा है। ये तो भारत के बेवकूफ लोग हैं, इनको तो अब इनका जिनोसाइड हुआ ये भी नहीं जानते। सर हम तो थे ही नहीं 1000 साल पहले, हम तो अभी आए सर, हमें तो 100 साल भी नहीं हुए। कैसे नहीं थी आप 1000 साल पहले? आप हमारे ही अंदर थी ना, आपको बदला गया ना, कैसे नहीं थी आप? सर 1000 साल पहले तो मैं नहीं थी, कम से कम आप होंगे। सुनिए, आप हमेशा से यही थी। शरीर और आत्मा अलग अलग चीजें हैं।
ये शरीर आज आपका है ना, इसके अंदर की आत्मा तो कब से घूम रही है, आत्मा तो अजर अमर है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रूल नंबर 1, गीता में भी यही कहा गया। आत्मा अजर अमर है। आप कभी आरजू काजमी के शरीर में चली जाइएगा, कभी किसी कुत्ते के बच्चे के शरीर में चली जाइएगा, आप जो है रहिएगा यहीं पे। सर मैं आप मुझसे किस बात का बदला ले रहे हैं? आज मैं शकील साहब को बताती हूँ, ये डाइटिंग करना चाह रहे हैं, इनसे हो नहीं पा रही इनसे डाइटिंग। मैंने इनको कहा सर कि आप कोशिश करें कि वीक में 2 दिन आप बाहर निकले, मोहल्ले में कोई कुत्ता अपने पीछे लगा ले, वो आपको दौड़ाता रहे 1-2 घंटे, तो आपका वेट कम हो जाएगा, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, जिम जाने के पैसे भी नहीं देने पड़ेगे। तो मतलब अब ये मुझे पता नहीं क्या क्या मुझे बता रहे हैं। आप लेकिन ये बताइए सर, ये इनका ये जो जोक है कि हम बाहर निकले और पहले लोगों के घरों में जाएं, जिसके घर में कुत्ता है उसको कहेंगे छोड़ो मेरे पिछवाड़े में, तब जाके हम दौड़ेंगे। और दूसरी आपको अल्लाह का वास्ता ऐसी बात, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन मैं डॉक्टर साहब, अब मैं शकील साहब से ये भी पूछ, जो जोक सपाट, देखिए आरजू जी, आप लोग ट्रांजैक्शंस को समझते नहीं है, दिक्कत ये हो जाता है। टेररिज्म इज अ पॉलिसी। अब आपको मैं अभी आपके मौलवी साहब को बताऊं, वो कहते हैं भाई टेररिज्म एक सैंक्शन पॉलिसी है इस्लाम की। आप टेररिज्म से कभी अलग नहीं हुए थे, आपने भारत में पिछले 1000 वर्ष से टेरराइज करने का प्रयास किया है, लेकिन ये भी भारत के भी लोग भी गजब है भाई, अब ये टेरराइज ही नहीं होते, अब नहीं होते। आज आप रिलीजन देख के मांग रहे हो। ये गुरु तेग बहादुर जो हमारे सिखों के यानी मेरे भी गुरु थे, तो उनको आपने जिंदा जलवा दिया, उनको जिंदा कढ़ाई में जलवा दिया। किस टेररिज्म था इसकी? नहीं कोई सर उसमें नहीं सर, देखिए 1 मिनट सर, वो बहुत ज्यादा फिर वो आगे तक बात चली जाती है। हम उसको सिर्फ ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, इनके रिलेशंस बेहतर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सर शकील साहब हम भारत के साथ तो चले 100 तरह के वो हमारे ऊपर एलिगेशन लगा देते, कह देते हैं, लेकिन 30 सेकंड जी जी। देखिए आरजू जी, नेशन और स्टेट दो अलग अलग चीजें होती हैं। जिन्ना कहते थे कि पाकिस्तान यानी कि इस्लामिक नेशन भारत में रहता है, तो 1947 में आपकी नेशन का स्टेट बना, लेकिन ये नेशन कब बनना शुरू हुआ जिसको वो इस्लाम कहते थे? इसीलिए जो आपके स्कॉलर्स हैं वो पाकिस्तान के बनने की कहानी को नेशन और स्टेट के हिसाब से देखिए, तो वो तब से मानते हैं जिस दिन पहला वो आया था इस्लामिक आक्रांता और उसने यहाँ पे कन्वर्जन करवाया। आरजू जी आप मेरी बात को समझिए, आपका नेशन यानी कि मुसलमान हिंदू से अलग है, वो शुरू से रहता रहा। वो ये कहते थे कि जब भी कोई मुसलमान कन्वर्ट हुआ पाकिस्तान में उस दिन, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक नेशन स्टेट है ना, भारत के हिंदू राष्ट्र को कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया आपने। खैर अब इस अभी क्या, खैर वो तो सर बहुत सी इस्लामिक नेशन है, अकेला पाकिस्तान ही नहीं है। लेकिन ये कि शकील साहब भारत से तो चले हम, क्योंकि अलग हुए थे और एक इस्लामिक नेशन बनाई थी, तो हमारी नहीं बनती। अफगानिस्तान से हमारी क्यों नहीं बनती? अफगानिस्तान के साथ तो हम बीच में बहुत हमारी दोस्ती यारी चल रही थी, लेकिन अब हम कहते हैं नहीं, वो भी हमारा दुश्मन है, और अगर वो हम पे अटैक करते हैं तो वो भारत ही हम पे अटैक करवा रहा है, प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है। ये वाला जो हमारा एक नैरेटिव हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि इससे हम नफरतें बढ़ा रहे हैं? अच्छा, जो बातें अभी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी कर रहे थे, तो उसमें मेरा ख्याल है कि हमें कोई रूलिंग पार्टी का बंदा लेना चाहिए, पीएमएलएन का या पीपल्स पार्टी का, उनकी गवर्नमेंट है सिंध में और फेडरल गवर्नमेंट को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो या फिर किसी रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर को लेना चाहिए कि उनका नुक्ता नज़र क्या है, कोई सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, तो वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तो वो भी हमारी पॉलिसी बड़ी अजीब ही रही है कि हामिद करजई भी हमें पसंद नहीं था, फिर अशरफ गनी भी पसंद नहीं था। कुछ अरसा तो शुरू में हमने कहा था कि हामिद करजई गलत था, अशरफ गनी जो है ना ये अच्छा आदमी है, लेकिन फिर जल्दी ही हम उनसे भी मायूस हो गए और हमने ये नहीं सोचा कि यार ये प्रोग्रेसिव लोग हैं, ये अफगानिस्तान को आगे लेके जाना चाहिए चाह रहे हैं, तो हमें इनसे ताउन करना चाहिए। तो उस वक्त जो है हम वो जो था, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था 2018 में नए साल की ट्वीट में कि पैसे हम अमेरिका से लेते रहे और सपोर्ट जो है हम अमेरिका के मुखालिफिन को करते रहे। तो जब 2021 में ये आए थे तालिबान, तो हम बड़े खुश थे, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जश्न मनाया गया था, शायद अफगानिस्तान से भी ज़्यादा, कि जी ये लोग हैं अल्लाह की मदद से जीत गए हैं और अब जनाब
पाकिस्तान के लिए जो है ना हर तरफ से ठंडी हवाएं आएंगी। तो लेकिन वो फिर हमारी मायूसी जो है ना फिर जल्दी से हमें नजर आने लगी कि यार ये तो इतने अच्छे लोग नहीं है जितना हम समझ रहे थे। हालांकि उनका जो पिछला रिकॉर्ड था वो भी हमारे सामने होना चाहिए था कि वो किसी की नहीं सुनते। वो बामियान के जो स्टैचूज थे उन्होंने तोड़े थे पाकिस्तान की कोशिश के बावजूद। फिर पाकिस्तान की एक टीम, आपको पता है, वो फुटबॉल खेलने गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ही ह्यूमिलिएट किया था, उनके सर मूंड दिए थे और उनको जलील करके पाकिस्तान भिजवा दिया था। तो इस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड था, लेकिन पता नहीं क्यों हमने उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता कर ली थी। तो पता नहीं हमारे जो पॉलिसी साज हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, किस तरह पॉलिसीज बनाते हैं। तो उनसे पूछ ही लेना चाहिए अब कि भाई क्या असम्पशंस थी, किस वजह से आपने ये पॉलिसी बनाई और कहाँ पे गलती हुई, ताकि हम आइंदा के लिए थोड़ा सा कुछ सीख सकें उससे। मेरे ख्याल में जो हमारे रिटायर्ड जनरल्स हैं उनको बुला के पूछना चाहिए कि आपने जब ये पॉलिसी बनाई थी तो क्या क्या आपके जहन में था। तो बहुत सारे हैं ना जो भी हयात हैं, उनसे पूछना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर ये इस रीजन की कंट्रीज जो लड़ती रहती हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, या किसको भी कहिए, अगर ये लड़ाइयां भड़ाइयां कम कर दें, खत्म कर दें और मिलकर काम करें, ठीक है दोस्त ना बने लेकिन दुश्मन भी ना बने, तो आपको नहीं लगता ये रीजन ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर जाएगा और बहुत आगे जा सकता है? और हमारी तो चले इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि हम कोई किस्म का क्लेम करें, लेकिन भारत तो कर सकेगा। तो भारत की अपनी प्रोग्रेस जो है वो भी आपको नहीं लगता कि थोड़ी स्लो हो जाती है, रुक जाती है, या उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पा रही इन लड़ाइयों की वजह से, जिसमें चाइना भी शामिल है? डेफिनेटली चाइना को आप बाहर नहीं निकाल सकते कि चाइना इधर कुछ नहीं कर रहा। देखिए आरजू जी, हम परेशान हैं आप लोग की ये इक्विवेलेंस वाली पॉलिसी से कि जी साउथ एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लड़ाइयां हो रही हैं, हम लोग कब सीखेंगे? अरे भाई आप हैं सारी समस्या की जड़, आप ही प्रॉब्लम है, आप सीख जाइए, हम लड़ाई नहीं होगी। बांग्लादेश से हमारे संबंध इतने खराब हुए, लड़ाई तो नहीं हुई। बांग्लादेश कम से कम आतंकवादी तो नहीं भेज रहा, घुसपैठिए जरूर भेज रहा है, आतंकवादी तो नहीं भेज रहा। हालांकि मैं तो उनको भी आतंकवादी ही कहूंगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये तो हमारी आर्टिकल 355 में एक बार एक केस है भारत के में, उसका नाम है सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें ये बात एक्नॉलेज करना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट को कि ये जिस तरीके का इन्फ्लक्स आ रहा है पॉपुलेशन और डेमोग्राफी चेंज करने का, दैट अमाउंट्स टू एन अटैक, आर्म्ड अटैक ऑन अ कंट्री। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का ही है। तो बट एनीवेज वो उस तरीके का नहीं भेज रहे जो आप भेज रहे हैं, मगर हम दोनों तरफ से परेशान हैं। तो आप लोग आपस में सीखिए ना यार, आप सीखिए कि आपको क्या सीखना है। आपने देश ले लिया, वहां पे दूध दहर की नदियां बहनी चाहिए, वहां पे इंसाफ, जो इंसाफ इस्लाम लाया था वो इंसाफ आपके यहाँ दिखना चाहिए। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, इंसाफ छोड़िए, आप साफ हो गई हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ आरजू जी कि आप लोग सीख लीजिए। हमें पता है, हमें हमारे पूर्वजों ने बता दिया था कि भैया लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व, सारी पृथ्वी, सारा कुर्राए अर्ज एक परिवार है। सर लड़ाइयां तो आप भी करते रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही लड़ते रहे हैं, हर रिलीजन के लोग आपस में लड़ते तो रहे हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि 100% सर ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ मुस्लिम ही लड़े जा रहे थे, बाकी सब लोग बिल्कुल आराम से थे। ये कहाँ से बुद्ध ने सर जंगे वगैरह तो हर जमाने में हर कौम करती रही है ना। ये बुद्धों की लड़ाई बताइए कब हुई दुनिया में कि हम रूल करेंगे? सर महाभारत में लड़ाइयां, महाभारत तो है ना, दो भाइयों के बीच की लड़ाई है। वो लड़ाई ये नहीं है कि तुम्हारा भगवान झूठा है भैया। अरे मैम ने ये नहीं कहा, मैं कह रही हूँ लोगों के बीच की लड़ाई कह रही हूँ, मैं रिलीजन की लड़ाई नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ लोग लड़ते तो रहे हैं ना। नहीं, आप सिविल वॉर को आप वॉर नहीं मान सकती जो कि इस्लाम लेके आ रहा है दुनिया भर लड़ाई के। अपनी सिविलाइजेशन छोड़ दो, दोनों कंपैरेबल नहीं। और महाभारत एक हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ? आप तो लड़े ही जा रहे हो यार मुसलसल 1000 साल से। महाभारत हुआ तो हमने आपके ऊपर टेररिज्म शुरू कर दिया, महाभारत हुआ तो हम अरबिया पे। लेकिन बहरहाल मैं क्या रिलीजन की वॉर की बात नहीं कर रही थी, मैं एक वॉर की बात कर रही थी कि वॉर्स तो हमेशा से होती आई है। और शकील साहब ने भी यकीनन, हमने तो पुरानी फिल्में जो हॉलीवुड की मूवीज हुआ करती थी, वॉर मूवीज, वो भी बहुत देखी है। तो शकील साहब हुआ करती थी ना वॉर्स पहले। अरे भाई हम तो जब पिछले 1000 जर्मनी में भी लड़ाई हो रही थी, हिटलर भी लड़ रहा था, सभी लड़ रहे थे। आप सिर्फ हमें काउंट करते हैं सर, कमाल है। अरे भाई तो हद हो गई भाई। एक बात बताइए, ये पिनल कोड में 50 तरीके के क्राइम है, आप कह रहे हैं सब क्राइम है क्या जी?
अरे एक पिक पॉकेट भी वो है जो आपका जेब का, वो भी एक क्राइम है, और एक किसी लड़की का बलात्कार करता है वो भी क्राइम है। ये सब एक चीज है, ऐसे नहीं है भाई। आपको मैंने अल्लाह ये का नहीं कहा एक चीज है, मैंने ये कहा कि लड़ाइयां होती नहीं, मैंने एक चीज का तो वर्ड यूज ही नहीं किया, मैंने तो ये कहा कि सब जगह वेरी आपने कहा कोई लड़ाई सिर्फ हम ही लड़ रहे थे और कोई लड़ ही नहीं रहा था, बाकी सब बैठ के ना चिलगोजे खा रहे थे। सर ऐसा नहीं है, ठीक है, सभी लड़ रहे थे सर। बाकी दुनिया ने आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में मान लिया कि अब लड़ाई लड़ने लायक नहीं है, मगर आप माने क्या, आप उसके बाद भी लड़ाई जा रहे हो। कौन लेकिन सा मैं अरबी कंट्री है जो आपस में सर पानी पी लीजिए सर, आप हमारा पानी बंद करने वाले हैं, लेकिन आप पानी आप पी लीजिए। आज हमने सारे शो में पानी नहीं पिया है क्योंकि आधा पी पी के क्या हो गया आपके मन में, कुत्ते चल गए। मुझे शकील साहब आपको नहीं लगता कि इस रीजन में थोड़ी बेहतरी आ गई होती, थोड़ी प्रोग्रेस आ गई होती या आ जाएगी अगर ये कंट्रीज जो इस रीजन की है ये आपस में लड़ना थोड़ा कम कर दें, कभी कभार लड़ लिया करें, चले कोई बात नहीं। अच्छा, मैं डॉक्टर अभिषेक से पूछना ये चाहता हूँ कि पास्ट को अगर हम एक तरफ रखें तो अब क्या तरीका है आगे बढ़ने का, अच्छे ताल्लुकात कायम करने का? कोई ऐसी पर्सनैलिटीज हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, इस रीजन में, कोई मुल्क ऐसा है जो कुछ रोल प्ले कर सकता है? हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर? दैट इज द क्वेश्चन, $1 million क्वेश्चन और $1 billion क्वेश्चन। सर विश्व ने इसका रोड मैप दे दिया था। सबसे पहला आप ये पाकिस्तान को ये रियलाइज करना है कि वो एक कंट्री है तो जिसका पर्पस एंटी इंडिया होना नहीं है। वो एक नॉर्मल कंट्री टूट के बन गए, जैसे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। लेकिन आप अपनी पुस्तकों में अगर सिर्फ ये दिखाएंगे कि एक जो हमारा पास्ट है और अपने ही लोगों को गाली देंगे, नफरतें भरेंगे पुस्तकों के थ्रू, आप ये बताएंगे कि हमारा एक अनफिनिश्ड एजेंडा कश्मीर है, तो वॉर तो होती रहेगी। ये तो पाकिस्तान को देखना है कि वो किस तरीके का ह्यूमन साइक बनाना चाहते हैं। एक मनुष्य पैदा होता है, उसका तो साइकोलॉजी आप जैसा चाहते हैं, उसको जिस तरीके का आप मूर्ख बनाना चाहें आप मूर्ख बना दें, आरजूक आदमी बनाना चाहे आरजूक आदमी बना दें, या आप दोनों का मिक्स बनाना चाहते हैं वो भी आप बना दें। तो मेरे हिसाब से इसका दो है सर सोल्यूशन। नंबर 1, कश्मीर शुड बी फॉरगेटन बाय पाकिस्तान फॉर एवर, फॉर गुड। अगर वो कश्मीर को इशू बनाएंगे और वो अपने आर्म फोर्सेस की रिलेवेंस रखना चाहते हैं तो ये लड़ाई हमेशा होती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये ऐसी थ्योरी है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये डिस्प्यूट नहीं है। कश्मीर इज नॉट अ डिस्प्यूट, कश्मीर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। अ डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व्ड, कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट रिजॉल्व्ड। कॉन्फ्लिक्ट को फिर आप जो है जो ताकतवर होगा वही ले जाएगा, यही वाली सिचुएशन होगी। कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू वॉर, दैट्स व्हाई कॉन्फ्लिक्ट्स आर मैनेज्ड। तो पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट को जीवित रखना चाहता है कि कश्मीर एक अनफिनिश्ड एजेंडा है और जब तक वो हमें नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। वी विल डू एवरीथिंग अंडर द सन टू टेक कश्मीर फ्रॉम इंडिया, और इंडिया को हमसे बात करनी पड़ेगी। इंडिया कश्मीर पे कोई बात करेगा नहीं आपसे, ये आपसे मतलब पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान को रियलाइज करना है। तो जो उनके पास है अपना पाकिस्तान के पीके और ये वो, मैं पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ आज नहीं तो कल भारत उसको वापस लेगा। हाँ, केपीके सिंध पंजाब ये आपका है, आप इसको जैसे रन करना चाहे रन करें, इसमें हमारी धेले भर की इंटरेस्ट नहीं है। सो पाकिस्तान नीड्स टू सी, जैसा आप कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि ऐसी पॉलिसियों से आप वो छुट्टी पाए जिससे कि आप एक पूरे 24 लोगों को इस तरीके का माइंडसेट दे देते हैं जहां पे उनको लगता है कि हर हिंदू जो है मुसलमान लड़कियों का रेप कर रहा है और हर हिंदू जो है वो मुसलमानों को जा करके मार रहा है। इस टाइप का मेंटल इंप्रेशन बना देना लोगों के दिमागों में, ये खतरनाक है। पाकिस्तान की स्कूल बुक्स जिम्मेदार हैं पाकिस्तान और भारत के बीच के युद्ध का। यदि स्कूल बुक्स में ये होता कि ये हमारा पास था, ये हम लोग एक थे, हमारे पूर्वज थे, तक्षशिला में ये पढ़ाया जाता था, तक्षशिला इतना महान था और ये हमारी किताबें थी, वेद था, पुराण था, तो आदमी उन सबको सीखता है, कंपैरेटिव एनालिसिस करता, नॉर्मल बन जाता। बट अदरवाइज अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होते। अब तो पूरी दुनिया में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो पढ़ाया जाता है और नॉर्वे की इसमें बड़ी लीड है कि वहां से ये डिसिप्लिन शुरू हुआ। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो एक बड़ा अच्छा वो एक डिसिप्लिन है, तो इंडिया की यूनिवर्सिटियों में भी होगा। और मुझे ये बताइए कि आप चाह रहे हैं पाकिस्तान की साइकी में एक तब्दीली आए, तो हाउ टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज, उसका तरीका कोई है आपके जहन में? किस तरह हो सकता है वो? बहुत सिंपल है, हिंदू नफरत बंद करनी पड़ेगी।
कौन अपनी बंद करेगा, किस तरह बंद किया जाए, प्रैक्टिकल स्टेप्स बताइए, 1 2 किताबों 3। में पुस्तकें आपको चेंज करनी पड़ेंगी, क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 11-12 जहां तक भी ये रहती है। पाकिस्तानी स्टडी और नजरियाते पाकिस्तान, ये जड़ है इस चीज का। नजरिया है तो पाकिस्तान। नजरिया पाकिस्तान जो जड़ है। और सर ये जो आपकी बात से मैं सहमत हूं, आप कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज ए स्पेशल जिसे कह लीजिए स्टडी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट की तरह नहीं है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के प्रोग्राम चला रहे हैं तो आपको उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, जैसे देखिए कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट का अंतर मैं आपको बता देता हूं। एक लॉ को लेके 2 इंटरप्रिटेशन हो सकती है। आप ये कह रहे हैं कि यार जैसे कंसेंट है, आपने कहा कि तुम्हारा ये एक्शन कंसेंट था, मैं कह रहा हूं नहीं मेरा ये एक्शन कंसेंट नहीं था। यहां पे बैठ करके कंसेंट के ऊपर तो डिस्कस हो सकता है कि भाई वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बाय मिस्टर मिश्रा अमाउंटेड टू कंसेंट और नॉट। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है इनकंसिस्टेंसी, रिपग्नेंसी इन रूल्स। 2 रूल ऐसे हैं जो एक दूसरे के मतलब समझ लीजिए दे आर मैटर एंड एंटी मैटर, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अब एक रूल कह रहा है कि भाई लड़कियां पढ़ सकती हैं, दूसरा रूल कह रहा है लड़कियां नहीं पढ़ सकती। आप ये डिस्प्यूट नहीं है, ये है कि कौन सा कॉन्फ्लिक्ट, कौन सा रूल सही है। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ द इंटरप्रिटेशन नाउ, this is the question of whether the rule number 1 is valid और rule number 2 is valid, कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए या लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए। अब इसको आप कैसे किस कोर्ट में ले जाएंगे? बिकॉज यहाँ पे लॉ को लेके डिस्प्यूट नहीं है कि लॉ तो सही है, उसके इंटरप्रिटेशन को लेके डिस्प्यूट है। यहाँ पे है कि 2 अलग अलग लॉज हैं और इनमें कौन सा लॉ सही है, मेरा वाला लॉ सही है, तुम्हारा वाला लॉ सही है। So the point I am saying, a conflict is a situation of a repugnancy between 2 rules, 2 laws, if I may make myself more clear. Nevertheless, when you talk about a dispute, it simply means a disagreement with respect to a set of fact or a disagreement with respect to a interpretation to a rule. जैसे आप ये कह सकते हैं कि कुरान की फलाना आयत का ये इंटरप्रिटेशन है और एक स्कूल ऑफ थॉट कह रहा नहीं जी ये इंटरप्रिटेशन है, ये डिस्प्यूट है, क्योंकि उस रूल के रूल एक है, इंटरप्रिटेशन 2 है। मगर कॉन्फ्लिक्ट तब हो गया कि कुरान कह रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि भगवान अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं, और हमारे वाले कह रहे कि नहीं जी सब भगवान है, एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, और ला इलाहा इल्लल्लाह ये कॉन्फ्लिक्ट है। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है कि एक ही अल्लाह है, बाकी सब गलत है, और एकम सत बहुधा विप्राह वदंती कहता है कि सब सही है, और वो भगवान का नाम अल्लाह नहीं, वो सत की बात कर रहा है। सत को वो एग्जांपल देता है कि भाई अल्लाह भी हो सकते हैं, सही है, उसमें जीसस भी सही हो सकते हैं, उसमें इंद्र सही हो सकते हैं, विष्णु राम सब सही हो सकते हैं। तो पॉइंट इज कि ये जो है ये कॉन्फ्लिक्ट है कि ला इलाहा सही है या एकम सत सही है। मैं कहता हूं एकम सत सही है, मैं नहीं मान सकता कभी भी, चाहे मेरी गर्दन कट जाए, कि सिर्फ एक अल्लाह है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, मैं इसको कभी नहीं मान। सर हर शो में डॉक्टर साहब 1-2 बार अपनी गर्दन जरूर कटवाते हैं, और पता नहीं क्या अच्छा ठीक है, मैं इसको कंक्लूड कर दूं। सो सर, अ कॉन्फ्लिक्ट जब आप रिजॉल्व करना चाहते हैं आपको माइंडसेट बदलने पड़ते हैं, बिकॉज दिस इज अ सिचुएशन ऑफ रिपग्नेंसी इन सेट्स ऑफ रूल, और दोनों रूल कह रहे हैं हम सही हैं। आप बता दीजिए कौन सा रूल सही है, एकम सत सही है या ला इलाहा सही है? ये मानने के अब आप इनको नहीं, आप इनके ऊपर कौन सा कोर्ट बैठाएंगे? कौन इसकी, ये इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये रूल की एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। That's what I said, a conflict can't be resolved because conflict is about the fundamentals of the existence of the rule, whereas a dispute merely is a disagreement with a set of facts or the interpretation of a rule. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात है कि देखिए पाकिस्तान के साथ इंडिया के अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो पाकिस्तान इंडिया के सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, बहरीन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसका मतलब है कि मजहब जो है एज सच इट इज नॉट द ऑब्स्टिकल, इट इज नॉट द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आपने कहा माइंडसेट बदलना पड़ेगा, क्वेश्चन फिर वही रह जाता है कि हाउ टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज। वो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के थ्रू होगा या कोई इंटरनेशनल स्टेट्समैन ऐसा है तो रोल अदा कर सकता है, कोई इंडियन ऐसा है या सॉरी यानी इंडियंस की, पाकिस्तानी की कमेटी बनाई जाए, 5-5, 10-10 लोग इंडिया से, 10 पाकिस्तान से लिए जाएं, वो कहीं मिलें, दुबई में मिल लें, नेपाल में मिल लें, कहीं मिलें, कुछ लीड लें, कुछ आगे जाके कुछ सजेस्ट करें
क्या यानी प्रैक्टिकल स्टेप्स बताइए ना, वो क्या हो सकता है? प्रैक्टिकल स्टेप्स मैंने आपको बता दिया कि कॉन्फ्लिक्ट की जड़ में क्या है कि हिंदू और मुसलमान दो नेशन है, हिंदू उसको अलग है छोड़ और दें, नहीं उसको छोड़ दें, वो तो देखिए सऊदी अरेबिया भी मुसलमान है, उसके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, उससे नहीं, हट कोई के अच्छे मुझे ताल्लुकात बताइए नहीं है। प्रैक्टिकली नहीं, इंडिया सऊदिया के पाकिस्तान साथ को। एक मिनट सर, सऊदिया के साथ हमारे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं, आज सऊदिया की मजबूरी है, वरना सऊदिया ने क्या कश्मीर में ये वहाबी इस्लाम नहीं फैलाया है, वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है ना, स्ट्रेटेजिक तो नहीं है। आज उनकी सिचुएशन चेंज हो गई तो उनको समझ में आया ये बात, पर क्या उन्होंने कश्मीर में वहाबी इस्लाम और ये जो पेट्रो डॉलर दे करके टू नेशन थ्योरी को हवा नहीं दी है? मैं नहीं मानता। आप एक मिनट आप जी, पाकिस्तान ने बुनियान अल मसूस में जब उन्होंने देखा, एक सऊदी की ये अंडरस्टैंडिंग है कि बुनियान अल मसूस पाकिस्तान जीत गया, बुनियान अल मसूस के आधार पे सऊदियों ने पाकिस्तान के साथ वो किया, उनको ये पता वो एग्रीमेंट किया, पाकिस्तान को सरवाइव करवाने में इनका हाथ रहता है, क्या नाम है सऊदियों का। तो मैं नहीं मानता कि आप देखिए, व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली ऑल्सो। तो ठीक है कि हम एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखते हैं अपने अरब मित्रों के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो समझ में आ गई है कि टेररिज्म इज नॉट, मगर तो वो लेकिन सपोर्ट करते हैं जी। सर मुझे लगता है इस तरह की, उसमें सबसे पहले तो बाकी चीजें तो जब होंगी तब होंगी, लेकिन हमें कम से कम इस तरह की डिबेट्स जो है वो होती रहनी चाहिए, जिसमें दोनों तरफ के लोग हों, अपनी अपनी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो दें। शकील साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए सऊदी अरब के साथ जो है ना इंडिया के ताल्लुकात शुरू से ही बड़े अच्छे हैं। 50s में एक सऊदी बादशाह जो थे, किंग सऊद आई थिंक, वो 17 दिन के ऑफिशियल दौरे पे इंडिया आए थे और बहुत से शहरों में गए, और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि द फेट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इज इन सेफ हैंड, और पाकिस्तान में बड़ा बुरा मनाया गया उसका कि ये क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान की तो लाइन और है ना, वो कहते हैं जी पाकिस्तान इंडियन मुसलमान बहुत गैर महफूज हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है, उनका जेनोसाइड हो रहा है। फिर जब पंडित नेहरू गए, उनका इतना वार्म वेलकम हुआ, उनको कहा गया अहलन व सहलन व मरहबा रसूल सलाम सैयद नेहरू, रसूल सलाम प्रॉफिट ऑफ पीस तक कहा गया, उसका भी पाकिस्तान में बड़ा बुरा मनाया गया था। अब देखिए यूएई के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से, कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स बताइए। मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छा हल हो सकता है कि 10-10 जो हैं पाकिस्तानी पीपल ऑफ गुडविल इंडिया के, 10 पाकिस्तान के, तो वो कहीं मिलें, बांग्लादेश में मिल लें, नेपाल में मिल लें, सिंगापुर में मिल लें, यूएई में मिल लें, कुछ, ताकि कोई वो क्या कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ आइस तो हो ना, कुछ आगे तो चले बात। तो ये मैं कह रहा हूँ, कुछ सजेस्ट कीजिए ना, प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस को समझ गया, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो आप जिस प्रॉब्लम का सलूशन आप पॉलिटिकल या सोशल तरीके से खोज रहे हैं वो नहीं हो सकता। उसका कारण यह है कि पाकिस्तान को अपना रिलेशन खुद से ठीक करना होगा। ये बायलैटरल इशू नहीं है, ये द वे पाकिस्तान लुक एट इटसेल्फ। भाई मैं पाकिस्तान के स्कॉलर्स को चुना, उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या इंडिया हिंदू राष्ट्र है। आई मीन व्हाई दिस, ये क्वेश्चन की वैलिडिटी क्या है भाई कि इंडिया हिंदू राष्ट्र है? इस क्वेश्चन का क्या अर्थ होता है? अगर मुसलमान एक आउटलाइन, ये देश ऐसा है जहां पे यहूदियों को एंटीसेमिटिज्म नहीं फेस करना पड़ा, जहां पारसी माइनॉरिटी में रहे कभी उनको पॉपुलेशन, कभी उनको कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, कभी यहाँ जैनों को प्रॉब्लम नहीं हुई, बुद्धों को प्रॉब्लम नहीं हुई, क्रिश्चियनों को प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन आप मुसलमान जो है, चूंकि वो कन्वर्जन में, और जो मैंने देखे सर, आप अरबी मुसलमान को और भारतीय मुसलमान को आप सेम नहीं रख सकते। अरबी मुसलमान अरबी भी रह गया, मुसलमान भी रह गया, लेकिन भारत का मुसलमान भारतीय नहीं होने को मुसलमान होने की आइडेंटिटी से दूर करता है। वो कहता है हम भारतीय नहीं हो सकते। इफ आई एम अ भारतीय एट द सेम टाइम आई कैन नॉट बी अ मुस्लिम, बिकॉज मेरे मुस्लिम होने में भारतीय आइडेंटिटी जो है वो बहुत बड़ा एक कारण है, क्योंकि भारतीय आइडेंटिटी को वो देखता है, ये उसके जो भी एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं उसका तरीका सेक्युलरिज्म है सर। आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हर पाकिस्तानी को ये कहना पड़ेगा कि भाई, मैंने पाकिस्तानियों को देखा, वो एक पाकिस्तानी किसी मंदिर के बाहर का वीडियो बना था, कहता मैं इसके अंदर नहीं जा सकता, ये तो गुनाह करीम है, लेकिन देखो कितना अंदर बाहर से अच्छा लग रहा है। इस माइंडसेट के साथ आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट करें, वो आके गर्दन ही काटेगा। भाई आया तो था, ये क्या नाम है कसा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में गोली मार के चला गया सर। इट वाज अ वेरी ग्रेट पीपल टू पीपल कांटेक्ट। तो डॉक्टर साहब फिर क्वेश्चन वही आता है ना, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अपनी साइकी चेंज करनी पड़ेगी। हाउ टू गो अबाउट इट, दैट इज द क्वेश्चन। ऐसे सर, आपने ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया पढ़ी है? आप प्लीज ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया पढ़िए।
ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के कारण क्या थे? ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के पहले प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स 30 साल तक ब्लडी वॉर में थे, एक दूसरे की गर्दनें काट दी, यूरोप का पॉपुलेशन घटा के आधा कर दिया। आप पढ़िए कि ट्रीटी इस समस्या से कैसे उन्होंने निजात पाई यूरोप ने। आपकी समस्या का हल भारत के पास नहीं है, आपकी समस्या का हल यूरोप की हिस्ट्री में है। 1640 मेरे ख्याल से ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया मुझे नहीं पता, 1648 आई थिंक, या हाँ, तो आप ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया पढ़ें, उनके कारणों को पढ़ें और कैसे यूरोप में परपेचुअल पीस लाया गया। सर उन्होंने मानसिकता चेंज कर दी। आपको पता है अजंता एलोरा में जब ये अंग्रेज आए थे, इन्होंने वहां पे जो मूर्तियां बनी हुई थी अजंता एलोरा पे भगवान शिव की और दूसरी मूर्तियों को तोप से उड़ा दिया था उन्होंने, तोप से। आज वो अंग्रेज दुनिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बना के बैठे हुए हैं यूनाइटेड नेशन के थ्रू। तो वर्ल्ड हेरिटेज होना चाहिए था, जिसको ये तोप से उड़ा रहे थे, तोप से उड़ाने तक के सफर को उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज तक के सफर को कैसे तय किया, इसकी कहानी शुरुआत होती है ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से, कि कैसे उन्होंने। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरा ख्याल है कि एक ही बार में या एक ही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सर को बात कर लेने दे रही हूँ, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्लास कमेंट जो है शकील साहब का, और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, और होपफुली शकील साहब हमें ज्वाइन किया करेंगे, तो फिर इसी तरह के टॉपिक्स लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जी जी शकील साहब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी कि पाकिस्तानी जो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया पढ़ें, तो भाई कैसे 25 करोड़ लोगों को हम कैसे पढ़ाएं, तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को कैसे बेहतर बनाया जाए, कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स, जैसे एम्बेसडर्स नहीं है दोनों मुल्कों के, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा स्टेप होगा कि एम्बेसडर अपॉइंट किए जाएं, और जो जो हमारे ओवर फ्लाइट्स का मसला है एयर स्पेस का, वो मेरे ख्याल में बैन हटना चाहिए। लेकिन इसमें एक लीड कौन लेगा, कौन सा पाकिस्तानी कुछ कर सकता है, कौन सा इंडियन पीस एक्टिविस्ट जो हैं वो कोई रोल अदा कर सकते हैं, क्या कोई मुल्क ऐसा है, अमेरिका है, सऊदी अरब है, यूएई है, क्या बांग्लादेश कोई रोल प्ले कर सकता है? तो कोई ना कोई किसी ना किसी बंदे को आगे आना चाहिए, कोई स्टेट्समैन को, तो इसी तरह से मसला हल हो सकेगा। अब दोनों तरफ की पोजीशन बहुत हार्डन है, तो फिर कैसे उसको सॉफन कैसे किया जाए, ये है चैलेंज। तो बिल्कुल बिल्कुल 10 सेकंड, नेहरू जी थे, नेहरू लिया पैक्ट हुई, दोनों स्कॉलर थे, बहुत कुछ किया गया सर। ये मानसिकता का प्रॉब्लम है सर। मैं फिर कह रहा हूं, आप जैसे अच्छे लोग जो सेल्फ उसका जिसे चल लीजिए एसोटेरिज्म जिसे कहते हैं ना, कि सम सर्टेन कांसेप्ट कैन बी ओनली लर्न बाय द सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल। जब तक पाकिस्तान संबंध अपने से ठीक नहीं होंगे, इट्स नॉट अ बायलैटरल इशू, इट इज एन इशू दैट हु द पाकिस्तानीज आर। द डे पाकिस्तानीज कैन डिफाइन देमसेल्व्स हु आर दे, सॉल्यूशन आपको उसी दिन मिल जाएगा सर। उसके लिए आपको बायलैटरल की ट्राइलैटरल की जरूरत होगी, ना किसी महान व्यक्ति की जरूरत होगी। जस्ट आप किसी पाकिस्तानी स्कॉलर से बोलिए, वो हु आर पाकिस्तानी, ये किताब लिखे वो पहले। देखें, एक बात है, एक तो वो किताब लिखें जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, दूसरा वो किताब पढ़ें जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। पाकिस्तानी तो पढ़ते नहीं है, तो उसके लिए एक तरीका मेरे पास है, और वो ये कि भारत जो है वो उस किताब के ऊपर एक बना दे फिल्म पूरी, और उसके बाद उसको गल्फ में और पाकिस्तान में लगा दे बैन। जब वो बैन लग जाएगा तो पाकिस्तानियों की आदत है जो चीज को मना करो वो जरूर करते हैं, तो उसमें से 24 में से जो है 19 करोड़ कहीं ना कहीं से ढूंढ के वो फिल्म देख लेंगे। इस तरह से उनको नॉलेज हो जाएगी कि क्या हुआ था। तो मेरे पास तो यही तरीका। आदू जी प्लीज आप लोग टेररिज्म कीजिए, हम लोग टेररिज्म बैन कर दिए हैं, टेररिज्म कीजिए। नहीं, टेररिज्म पर मैं बुक की बात कर रही हूँ कि बुक तो पढ़ने वाले हैं नहीं, लेकिन ये कि अगर बुक के ऊपर फिल्म बना के फिल्म को बैन कर दे तो फिर हमारे 18-19 करोड़ लोग जो है वो ढूंढ ढांड के देख ही लेंगे। हमने शायद ही कोई ऐसी फिल्म छोड़ी है दुनिया की जो बैन हुई और हम लोगों ने ना देखी हो। यहाँ तक कि धुरंधर भी हमने उस वक्त देख ली थी जब इंडियंस ने भी नहीं देखी थी, तो इससे आप अंदाजा लगाएं हम कितने काबिल लोग हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया। मैं आजू मैम और शकील सर को एक चीज कहना चाहूंगा, सर 20 साल दीजिए, बुद्धि अपने आप आ जाएगी, समय सब कुछ सिखा देता है, जस्ट गिव इट देम टाइम। पाकिस्तानी देखते हैं सर,
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। शकील साहब आपने ज्वाइन किया, तमाम लोग जो आज आए देखा सुना उनका भी शुक्रिया। एंड आई होप के शकील साहब को हम टाइम टू टाइम जो है वो थोड़ा जिद करके थोड़ा घसीट का साड़े हम लाइव में लाते रहेंगे, और क्योंकि जाहिर है कि सर को सब सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सबका। थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह अकबर।